हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज क्लास 10th की मैथ्स क्लासेस का श्री गणेश होने वाला है। तो आज से हम लगातार क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th तीनों की क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करूँगी और आप पढ़ेंगे। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की लिंक पड़ी हुई है। उसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करना कंपलसरी है इसलिए क्योंकि वहां पे आपको क्लासेस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिल जाती हैं। जैसे रिसेंटली आज मैंने 11 बजे एक सेशन लिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम किस किस तरह की क्लासेस को लेंगे और क्लास 10th की क्लासेस कैसे होंगी, 11th की कैसे होंगी, 12th की कैसे होंगी, शेड्यूल क्या होगा। लेकिन वहाँ मैं टाइमिंग बताना भूल गई थी, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर टाइमिंग बता दी है। जल्दी से एक बार आपको भी बता दूँ, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को क्लास 10th की और क्लास 12th की क्लासेस चलेंगी। 12th वालों को कोई चिंता नहीं करनी, उन्हें तो पूरे 6 दिन क्लासेस मिलेंगी, केवल संडे को छुट्टी रहेगी। लेकिन जो क्लास 10th और 11th वाले हैं उन्हें अल्टरनेट क्लासेस मिलेंगी और मेरी नज़र में इतना पर्याप्त है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा बातें तो होती नहीं है, ना ही आपका एक दोस्त कुछ बोला फिर आप कुछ बोले, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको आधे से पौन घंटे की क्लास अगर मिल जाएगी तो बहुत हो जाएगा। इतना 3 दिन की क्लासेस में आप पूरी तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर कुछ कम लगेगा तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। तो क्लास 10th और 11th की क्लासेस अल्टरनेट होंगी, जैसे कि मंडे को 10th की होगी, फिर ट्यूसडे को 11th की होगी, फिर वेंसडे को 10th की होगी, फिर थर्सडे को 11th की होगी, फिर फ्राइडे को 10th की होगी, फिर सैटरडे को 11th की क्लास होगी। तो इस तरह से क्लास 11th और 10th की मैथ्स चलेगी। 12th की मैथ्स सभी क्लासेस के साथ में लगातार चलती रहेगी। टाइमिंग क्या होगी? सुबह 10 बजे आपको क्लास 10th और 11th की क्लासेस मिलेंगी, यानी जिस दिन 10th का टर्न होगा उस दिन 10th की और जिस दिन 11th का टर्न होगा उस दिन 11th की आपको सुबह 10 बजे क्लासेस मिल जाएंगी। और क्लास 12th की क्लास उसके 2 घंटे बाद यानी 12 बजे आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको टाइमिंग और शेड्यूल सब अच्छा लगा होगा। अगर ना अच्छा लगा हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब हम अपनी क्लास 10th की क्लास को शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने क्लास 11th और क्लास 12th की तो प्लेलिस्ट बनाई है, इसी तरह से मैं क्लास 10th की भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी। तो बच्चों, आप जानते हैं कि 12th और 10th वालों का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो 11th की स्ट्रैटेजी दूसरी है। वहाँ पे आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है अपने अगले एग्ज़ाम के लिए। जैसे 9th और 11th में क्या होता है, आपको 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको उसके ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होती है। वहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके लिए वो चीज़ होती है जो आपकी 12th और 10th में काम आएगी। लेकिन 10th और 12th में क्या होता है, आपको नंबर गेन करने होते हैं। तो नंबर गेन करने के हिसाब से जो चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी हैं, डिफ़िकल्ट हैं या फिर थोड़े से ट्रिकी हैं, हम उन्हें पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। क्लास 10th में हम आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसे बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। फिर देखते हैं कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। आपकी क्लास का मैंने जो टॉपिक रखा है आप जानते हैं, चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये क्लास केवल 10th की क्लास ही नहीं है। क्लास 11th और 12th के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, ये लेवल उनके लेवल से काफ़ी कम है, उनको इतनी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को ना आता हो तो वो क्लास 10th की क्लास ज़रूर देख सकता है। उसे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी तेज़ी से चला करके क्लास देख सकता है। उसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक क्लास जो है वो रामबाण है, क्योंकि यहाँ हम बेसिक से तैयार करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लास 9th या 10th से ही आपका उसके साथ परिचय होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति और ज्यामिति, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री बोलते हैं, वो भारत से ही शुरू हुई हैं, यानी उनकी खोज भारत में ही हुई है। त्रिकोणमिति का काम क्या होता है,
मिति मतलब होता है किसी चीज़ को मापना, और त्रिकोण मतलब होता है जिसके 3 कोण हो। तो एक ऐसी संरचना जिसके 3 कोण हो उसको मापना ही त्रिकोणमिति है। आप देख रहे हैं कि इस संरचना में 3 कोण हैं, लेकिन हम इसे त्रिकोण ना कहकर के त्रिभुज कहते हैं, पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस भी संरचना में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। तो अगर ये त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि इसमें 3 भुजाएं हैं, और अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसका मतलब है कि इसमें 3 ही कोण होंगे। तो हम इसे त्रिभुज और उसके साथ साथ त्रिकोण भी कह सकते हैं। अब किसी त्रिभुज को मापने का जो विज्ञान है, हम मैथ्स को विज्ञान भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान मतलब एक विशिष्ट ज्ञान। तो किसी चीज़ को मापने का एक विशिष्ट ज्ञान हो गया, वो मैथ्स में आ गया। तो जो त्रिकोण को मापने या इसकी किसी भी भुजा का पता लगाने, किसी भी कोण का पता लगाने, किसी भी इसके जो और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आता है, उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए, यानी लंबार्धक होते हैं, लंब होते हैं, और इनमें ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब भी होते हैं। तो सभी चीज़ों का त्रिभुज के पूरे अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ज्यामिति क्या होता है ये आप जानते होंगे। ज्यामिति ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री में हम सभी चीज़ों को मापते हैं, यानी कि लाइंस को, एंगल्स को, अन्य चीज़ों को मापते हैं, तो उसे ज्योमेट्री कहते हैं। अब इन दोनों की शुरुआत इंडिया से ही हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक काल में हम लोगों के यहाँ पर जब यज्ञ और हवन होते थे तो उसमें अलग अलग तरह की हवन कुंड बनाए जाते थे। तो उन हवन कुंडों की एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होती थी, और उसके साथ में उनकी एक स्पेसिफिक आकार और आकृति होती थी। तो उन आकृतियों का अध्ययन करने के लिए हमने ज्यामिति और त्रिकोणमिति का आविष्कार किया था। इसी को अपनाया गया अन्य देशों द्वारा। तो आप देखते हैं कि इनका नाम जो है वो मिलता जुलता है, यानी हिंदी में त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में ज्यामिति, इंग्लिश में ज्योमेट्री। तो ये नाम जो है वो हिंदी के ही नाम है, संस्कृत के नाम है। उन्हें इंग्लिश में जब अंग्रेज उन्हें बोलते थे तो थोड़ा अलग टोन में बोलते थे। तो आपको जानकर ये बहुत खुशी हुई होगी कि त्रिकोणमिति इंडिया की ही देन है। अब त्रिभुज क्या क्या होते हैं, सबसे पहले जब आपको त्रिभुज ही पढ़ना यानी त्रिकोणमिति पढ़नी, तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुजों का ज्ञान होना चाहिए। तो त्रिभुज को मैंने ये तो बता दिया कि जिसमें 3 भुजाएं होती हैं या 3 कोण होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें 3 शीर्ष होते हैं, यानी 3 वर्टेक्स होते हैं। कैसे ये समझते हैं, सबसे पहले एक बड़े से चित्र में देखते हैं। ये देखिए, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यानी ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी भुजा हो गई। फिर पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, 3 कोण हो गए। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है और ये तीसरा शीर्ष है। यानी शीर्ष क्या चीज़ होती है, जहाँ पर 2 भुजाएं आपस में आकर के मिलती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 शीर्ष है, पहला, दूसरा, तीसरा 3 कोण है, और पहला, दूसरा, तीसरा 3 भुजाएं हैं। यानी कोई भी संरचना इसमें 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या समझते हैं, त्रिभुजों के प्रकार समझना शुरू करते हैं। त्रिभुजों के प्रकार अब समझते हैं। भुजाओं की संख्या तो निर्धारित होती है, 3 ही होती है, लेकिन भुजाओं का जो एक गुण होता है उसके आधार पर हम समझते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है समबाहु, जिसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। इसकी भुजाओं की विशेषता क्या होती है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब तीनों कोण 60 डिग्री के क्यों होंगे, यानी तीनों कोण बराबर होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री के एंगल क्यों होते हैं ये हम समझते हैं। हमें पता है, या अगर आपको ना भी पता हो तो याद कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में जो अंदर के कोण होते हैं यानी अंतः कोण होते हैं, उन सभी का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि किसी भी त्रिकोण यानी त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बनाने के लिए
अब हम क्योंकि जानते हैं कि ये हमारा त्रिभुज जो है ये समबाहु है यानी इक्विलेटरल है, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो मैंने बताया कि तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो 180 डिग्री को हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे, क्योंकि कुल कोण 180 डिग्री होगा, वही तीनों छोटे छोटे कोणों में बट जाएगा और बट करके क्या आ जाएगा, 60 डिग्री एंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता हो, तो वो तो होता ही है, लेकिन तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं और उसके साथ में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है समबाहु। आप जानते हैं कि भुजा को हम बाहु भी कहते हैं, ठीक है, बाहु कहते हैं भुजा को। तो जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु। अब समद्विबाहु का मतलब क्या हो, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। तो अगर सामने की 2 भुजाएं समान हैं और ये तीसरी भुजा क्या है, अलग है, तो हम उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इस स्थिति में आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती हैं उनसे संबंधित कोण भी बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं कि इस भुजा के सामने कोण ये है और इस भुजा के सामने कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर हो ये ज़रूरी नहीं होता, ये ज़रूरी क्या, ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 भुजाएं अगर बराबर हो और साथ में 2 कोण बराबर हो तो इसका मतलब है कि हमारा त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। अब तीसरा आता है, लास्ट टाइप है विषम बाहु का। विषम बाहु, आप जानते हैं कि कोई चीज विषम कब होती है, सम का मतलब होता है समान या बराबर, और विषम का मतलब होता है कि असमान या जो चीज बराबर नहीं है। तो अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, यानी ये अलग है, ये अलग है और तीसरी भी अलग है, यानी पहली दूसरी तीसरी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं और साथ में कोणों की माप भी अलग अलग है, तो हम उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। ये तो बच्चों हो गए 3 मुख्य प्रकार त्रिभुजों के। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार पे, लेकिन ये सबसे ही ज़्यादा प्रमुख है क्योंकि हमारी पूरी त्रिकोणमिति केवल इसी एक प्रकार यानी त्रिभुज के केवल एक इसी टाइप पर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारी पूरी त्रिकोणमिति क्या है, वो ऐसे त्रिभुज पर लाई करती है या ऐसे त्रिभुज पर डिपेंड करती है जिसमें एक कोण कम से कम 90 अंश का हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, या हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते हैं कि पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करती है। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इसमें क्या होता है, 2 भुजाएं एक दूसरे पर 90 अंश पर खड़ी होती हैं, यानी कि 2 भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं और तीसरी भुजा उन दोनों के शीर्षों को छूती हुई जाती है। आप देख रहे हैं कि ये भुजा जो है और ये भुजा जो है ये क्या है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। अब हो सकता है कि ये जो चित्र है ये थोड़ा इधर उधर हो गया हो, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर हैं और ये तीसरा जो है ये दोनों के शीर्षों को टच कर रहा है। अब मान लिया कि यहाँ का कोण थीटा है, तो इसी थीटा कोण के आधार पर हम अपने त्रिभुज को हल करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी यहाँ इस कोण के बजाय इस कोण की माप दे दी जाए, तो हम इस त्रिभुज को ऐसे खड़ा करके एक नया त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ क्या होती है। आप जानते हैं कि ये जो त्रिभुज है, कोई भी जब चीज़ खड़ी होती है तो उसका एक आधार होता है। आप जानते हैं एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक नींव आधार के रूप में काम आती है। तो उसी तरह जब हमारा त्रिभुज बनता है तो जो सबसे नीचे की लाइन होती है उसे हम आधार कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस। ठीक है, ये बेस लाइन होती है, इसीलिए हम इसे बेस कहते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर जो सीधी खड़ी हुई रेखा होती है
क्योंकि मैंने बताया कि वो आधार के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती खड़ी होती है। तो आधार पे 90 डिग्री का कोण हम इसे कहते हैं लंबवत खड़ा होना, यानी लंब होना। तो इसे इसीलिए क्या कहा जाता है, लंब। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब तीसरी जो रेखा होती है ये सबसे बड़ी रेखा होती है जो दोनों रेखाओं को जोड़ती है, यानी ये क्या करती है, लंब को आधार से मिलाने वाली रेखा होती है। तो वैसे तो ये लंब और आधार यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपरी शीर्षों को मिलाती है, इसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी रेखा होती है और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो एक रेखा जो सबसे नीचे होती है वो कौन सी होती है, आधार। फिर जो उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई खड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, लंब या परपेंडिकुलर। और जो दोनों को ऐसे जोड़ रही होती है तिरछी रेखा जो सबसे बड़ी होती है उसी को हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनस। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों, हमारी पूरी त्रिकोणमिति एक प्रकार के ट्रायंगल पर या एक प्रकार के त्रिभुज पर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब इसमें आपको मान लीजिए ये थीटा दिया है, इस थीटा को आपको डिफाइन करना है, या अगला कोण आपको फाई दिया है, एक ये फाई, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है, ये तो 90 अंश है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री है। अब ये थीटा और फाई ये दो कोण ऐसे हैं जिनमें से किसी को हमें डिफाइन करना हो सकता है। अब डिफाइन करने का मतलब है हमें ज्ञात करना पड़ सकता है कि थीटा का मान क्या है, फाई का मान क्या है। तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रपोर्शंस। ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रपोर्शन या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने इस ट्रायंगल के किसी भी कोण को निकाल सकते हैं। अब एक कोण तो हमारे पास 90 डिग्री होता है, बाकी जो 2 बचे कोण हैं जिन्हें हमने थीटा और फाई से डिनोट कर लिया है, इन्हें हमें निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें आधार, लंब या कर्ण में से भी कुछ निकालना पड़ सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है, अगर आपको आधार और लंब दिया होगा तब आप कर्ण निकाल लेंगे, अगर कर्ण और आधार दिया होगा तब आप लंब निकाल लेंगे, और अगर कर्ण और लंब दिया होगा तब आप आधार निकाल सकते हैं। यानी कम से कम कोई 2 चीज़ें दी होनी चाहिए, तब तो आप भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये जो रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होते हैं ये समझते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको भुजा निकालनी है तो उसके लिए एक अलग सूत्र होता है, उसकी हम अभी बात करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लेंगे उसके बाद में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कोण किस तरह से डिफाइन होते हैं या कोण किस तरह से निकलते हैं। इन्हीं कोणों को ज्ञात करने के लिए हमारे पास रेशियो होते हैं जिसे हम कहते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ठीक है। अब आपने अगर इसे पढ़ा भी होगा कभी तो आपने इनके पूरे नाम नहीं पढ़े होंगे। वास्तव में इनका जो पूरा नाम होता है वो ये होता है। ठीक है। अब अलग अलग इनके हिंदी में भी नाम होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में ही यानी कि संस्कृत में ही या हमारे वैदिक काल में ही इसकी खोज हुई है, तो इस जाहिर सी बात है कि इनका कुछ ना कुछ हिंदी या संस्कृत में भी नाम होता होगा। तो इसका नाम ज्या होता है, इसका कोज ज्या होता है, टेंजेंट का होता है स्पर्श ज्या, और आगे के मुझे नहीं याद है। तो अगर मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इनके नाम पूरे पूरे क्या होते हैं, और शायद इस समय मुझे नहीं याद आ रहा है पर वैसे मुझे याद था। ठीक है। तो
ये क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। आपने अक्सर ही साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का नाम सुना होगा, तो वास्तव में ये उनका पूरा नाम है और उन्हीं का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आगे के कुछ अक्षरों को लेकर के हमने बना लिया है। तो जानते हैं आप, साइन को साइन ही कहते हैं पर हम केवल इतना लिख लेते हैं। को साइन में से हमने केवल कॉस ले लिया, टैनजेंट में केवल टैन ले लिया, को टैनजेंट में केवल कॉट ले लिया, सेकेंड में केवल सेक ले लिया और को सेकेंड में केवल कॉसेक ले लिया। तो ये बन गया साइन, ये बन गया कॉस, ये बन गया टैन, ये बन गया कॉट, ये बन गया सेक और ये बन गया कॉसेक। ठीक है, अब ये अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। आप देख रहे हैं कि ये 6 हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मान होता है, यानी इनकी एक वैल्यू होती है। उन्हीं वैल्यू के आधार पे हम अपने एंगल्स का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मुझे लग रहा है कि ये आपकी पहली क्लास है, तो इसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए सिरे से कोई चीज़ सीख रहे हैं और जब नए सिरे से कोई चीज़ सीखी जाती है तो जितना ज़रूरी पैशन होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा धैर्य रख करके थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए। अभी आपके जो एग्ज़ाम आने में बहुत सारा टाइम है, आपके पास पर्याप्त समय है अच्छे से पढ़ने का। बस एक काम आप करिए, क्लासेस देखने के साथ साथ नोट्स बनाइए और उसके साथ साथ उनका एक बार रिवीजन भी ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि कल जब मैं आऊँगी तो आप इन सब का नाम याद रखेंगे। आपको ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अपनी जानकारी के लिए आप ये नाम याद रख सकते हैं। बस आपको इन्हीं वाले अनुपातों के जो शॉर्ट फॉर्म का नाम है उनका नाम याद होना चाहिए। बाकी आप चारों प्रकार के जो मैंने आपको ट्रायंगल समझाए हैं उनकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु क्या है, विषमबाहु क्या है और समकोण त्रिभुज क्या है। अब इसके बाद में कल हम अपने इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब समझेंगे और इनका मान समझेंगे, यानी इनका मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और अलग अलग एंगल्स पे इनका मान क्या होता है वो हम समझेंगे। उसके साथ हम ये समझेंगे कि कोण निकालने की प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई, अगर हमें अपनी ये भुजाएं निकालनी हो तो हम किस सूत्र से इन्हें निकालते हैं और फिर हम उसका थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और क्लास से मोटिवेट होकर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने उन दोस्तों और भाई बहनों तक जिन्हें इन क्लासेस की ज़रूरत है। तो क्लास 10th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और साथ में इस क्लास को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।